आज का टॉपिक अपना संघनित्र मतलब कंडेंसर। कंडेंसर देखो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या करता है, यह वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में बदलने का कार्य करता है। अब इसमें होता है देखो, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में संघनित्र एक महत्वपूर्ण अवयव है जिसका उपयोग रेफ्रिजरेशन में उच्च दाब युक्त स्थान पर किया जाता है। यानी एक प्रकार से इसका उच्च दाब कहाँ रहता है, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन पे। यानी कंडेंसर कहाँ लगा होता है, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन पे या आउटलेट पे। इसे द्रवित्र या दण्डवित्र भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में संघनित्र एक ऊष्मा विनिमित्र होता है, यानी ऊष्मा त्यागने वाला, ऊष्मा को विनिमय करने वाला यानी आदान प्रदान करने वाला या त्यागने वाला, जिसका कार्य संपीड़क यानी कंप्रेसर से प्राप्त होने वाले गर्म वाष्प रेफ्रिजरेंट को द्रव अवस्था में परिवर्तित करना है। संघनित्र में रेफ्रिजरेंट के द्रवीकरण यानी द्रव अवस्था में परिवर्तन होना या करने की क्रिया के दौरान इसके द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को सीधे या तो वातावरण में छोड़ दिया जाता है या आप क्या करते हो, वाटर कूल्ड कंडेंसर तो पानी में त्याग दी जाती है। संघनित्र का चयन यानी संघनित्र का चुनाव अपन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की क्षमता, उपयोग या ठंडा किए जाने वाले माध्यम पर निर्भर करती है। संघनित्र का उपयोग मुख्य एयर कंडीशनिंग, रासायनिक उद्योगों और भाप पावर प्लांटों में किया जाता है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य हो गया रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में बदलना। अब आगे क्रियाविधि पढ़ते हैं, फिर इसे अपन डायग्राम में देखेंगे। कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर है, यानी ऊष्मा को एक्सचेंज करने वाला। यह कंप्रेशन की ऊष्मा यानी कंप्रेशन क्रिया के दौरान जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट द्वारा इवेपोरेटर में ग्रहण की गई ऊष्मा को हटाता है। यानी जो आपका इवेपोरेटर होता है, जो प्रोडक्ट वगैरह या वातावरण इन्वायरमेंट की ऊष्मा ग्रहण कर लेता है, उस ऊष्मा को त्यागने का कार्य सामान्यतः कंडेंसर करके रेफ्रिजरेंट को ऊष्मा में बदलने का कार्य करता है। रेफ्रिजरेंट के कंप्रेस्ड वेपर कंप्रेसर से जाती है। यानी जो आपकी कंप्रेस रेफ्रिजरेंट जो कंप्रेसर से कहाँ जाती है, इवेपोरेटर में, और तो हवा या जल द्वारा या कभी कभार दोनों माध्यम द्वारा उस वेपर को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। इस क्रिया से वेपर की गर्मी वायु या पानी में चली जाती है और वेपर द्रव या तरल में परिवर्तित हो जाती है। जो आपकी वेपर रेफ्रिजरेंट होती है वो क्या होती है, ऊष्मा निष्कासित या निकलने के बाद किस में बदल जाती है, द्रव में। कंडेंसर द्वारा किया जाता है, यानी ये सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कंडेंसर द्वारा। वायु और पानी दोनों मुख्य कूलिंग मीडियम है जिन्हें कंडेंसर द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है, कंडेंसर में कूलिंग मीडियम के रूप में उपयोग किया जाने वाला माध्यम है, तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में, कूलिंग मीडियम के रूप में क्या, हवा और पानी दोनों ही क्या होते हैं, कूलिंग मीडियम के रूप में उपयोग किया जाता है। अब अपन इसकी कार्यविधि और संरचना किसमें, डायग्राम के जरिए समझेंगे। अब देखिए ये आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम द्वारा पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम द्वारा क्या होता है, पहले क्या होता है, जो कंप्रेसर होता है वो कंप्रेसर क्या करता है, आप इधर सक्शन लाइन से इसमें गैस से एंट्री होती है, उस गैस का क्या करता है, इसमें उपस्थित पिस्टन क्या करता है, उसका प्रेशर बढ़ाता है। प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो रेफ्रिजरेंट कहाँ पहुँचती है, आपकी डिस्चार्ज लाइन की सहायता से कंडेंसर, जो अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कंडेंसर। अब कंडेंसर में देखो सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट, यानी जो आती है वो रेफ्रिजरेंट की अवस्था क्या होती है, सुपर हीटेड, वो ऊष्मा को त्याग कर
यानी ये कंडेंसर क्या करता है, इन्वायरमेंट की हवा के संपर्क में या पानी के संपर्क में आकर अपनी ऊष्मा किसको दे देता है, पानी और हवा को, जिसके कारण इसमें उपस्थित रेफ्रिजरेंट में ऊष्मा की कमी होती है। ऊष्मा की कमी होने के कारण यह रेफ्रिजरेंट को द्रव में बदल देता है। द्रव में बदलने के बाद रिसीवर में भेज देता है। रिसीवर उसको अधिक मात्रा में उसे स्टोर कर लेता है और आवश्यकता अनुसार एक्सपेंशन वाल्व के पास भेजता है। एक्सपेंशन वाल्व उसके प्रेशर ड्रॉप करके इवेपोरेटर के पास भेजने का कार्य करता है। इवेपोरेटर से यह रेफ्रिजरेंट वापस ऊष्मा ग्रहण करती है और ऊष्मा ग्रहण करके वाष्प में बदल जाती है। वाष्प में बदलने के बाद वापस कंप्रेसर में आती है। कंप्रेसर से कंप्रेस करता है, जिसके कारण उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाता है और वही वापस अपना कंडेंसर क्या करता है, उसे द्रवित्र, यानी इसका अन्य नाम हो गया द्रवित्र। द्रवित्र का मतलब द्रव में बदलने वाला, यानी कंडेंसर उसे क्या करता है, द्रव में बदल देता है। अब देखो यहाँ पे अपन पीएच आरेख द्वारा भी समझ लेते हैं। ये होता है आपका पीएच आरेख, यानी पीएच का मतलब होगा प्रेशर और एंथैल्पी। एच का मतलब वैसे हीट होता है, एच का मतलब हीट होता है, इसीलिए यहाँ पे एच द्वारा इसे दर्शाया गया। पीएच में देखो यहाँ पे पहला कंपोनेंट जो आपका देखो ऊपर वाले डायग्राम में पहला दिखा रखा है, यहाँ पे ये दूसरा तीसरा इसी के जरिए समझेंगे अपन। ये देखो पहला कंप्रेसर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट क्या करता है, प्रेशर बढ़ाता है। प्रेशर बढ़ने के साथ साथ कुछ मात्रा में ऊष्मा बढ़ जाती है। ये देखो ये इतनी ऊष्मा बढ़ी है। इसके बाद में आपका कंडेंसर आता है, टोटल हीट रिजेक्टेड, यानी कंडेंसर क्या करता है, हीट को रिजेक्ट करने का कार्य करता है। इसी के साथ इसमें क्या क्या संपन्न होती है, देखो एक तो क्रिया होती है डी सुपर हीटिंग। क्या होती है, डी सुपर हीटिंग। एक क्रिया संपन्न होती है डी सुपर हीटिंग। डी सुपर हीटिंग का अर्थ होता है जो वाष्पीय कण, तो वाष्पीय कणों द्वारा ऊष्मा त्यागने की क्रिया डी सुपर हीटिंग कहलाती है। यानी इस क्रिया में क्या होती है, ऊष्मा निष्कासित होती है, यानी ऊष्मा त्यागती है, डी सुपर हीटिंग। इसके बाद में कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का अर्थ हो गया, जो द्रव रेफ्रिजरेंट होती है, वह वेपर रेफ्रिजरेंट होती है जो आपकी, वो ऊष्मा त्याग कर द्रव में बदल जाती है, यानी वेपर रेफ्रिजरेंट का द्रव में बदलने का प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। इसके बाद में होती है कंडेंसेशन, बाद में होती है सबकूलिंग। सबकूलिंग का मतलब होता है वाष्पीय कणों का लिक्विड में बदलना, पूर्णतः लिक्विड में बदलना क्या कहता है, सबकूलिंग। अब देखो इसकी क्वेश्चन कैसे आते हैं कंडेंसर में। सुपर हीटिंग क्रिया, कंडेंसर में सुपर हीटिंग क्रिया संपन्न होती है, तो वहाँ पे क्या करोगे आप, कंडेंसर के इनलेट पर। यदि क्वेश्चन आए डीपली है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे इनलेट पे। यदि ये आएगी सबकूलिंग कहाँ पर संपन्न होती है, तो कंडेंसर के आउटलेट पे। यदि कंडेंसर के इनलेट आउटलेट ना दे रहे हो तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप, कंडेंसर ही करना है। ये इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है आपका, टोटल हीट यानी क्या कुल ऊष्मा रिजेक्ट होती है। आपने क्या समझना था, ये कंडेंसर का कार्यविधि जो अपन ने समझ लिया। इसके बाद में देखो पीएच डायग्राम पूरा समझ लेते हैं अपन। ये देखो यहाँ से यहाँ पर आने में क्या हो रहा है, देखो नीचे आ रहा है तो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। वो प्रेशर ड्रॉप कौन कर रहा है, एक्सपेंशन वाल्व। यानी एक्सपेंशन वाल्व का कार्य मुख्य क्या है, प्रेशर में कमी करना। इसके बाद में इवेपोरेटर में आती है। इवेपोरेटर में देखो प्रेशर तो वो नियत है, यहाँ जीरो था तो यहाँ जीरो ही है, या दो था तो दो ही था, पर यहाँ से यहाँ आने में देखो ऊष्मा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्योंकि यहाँ जीरो थी तो यहाँ पे 1 मान लो या 10 मान लो, कितनी मान लो, यहाँ पे ऊष्मा में वृद्धि हो रही है। ऊष्मा में वृद्धि होने के कारण वो क्या करती है, रेफ्रिजरेंट वेपर में क्या देती है, ऊष्मा ग्रहण, रेफ्रिजरेंट लिक्विड ऊष्मा ग्रहण करके वेपर में बदल के वापस कंप्रेसर में पास पहुँच जाती है। यानी 1 नंबर के बाद ये कंप्रेसर वाला भाग यहाँ पहुँच जाती है। कंप्रेसर क्या करता है, वापस वही कंप्रेस करके कंडेंसर में। कंडेंसर आप अपन समझ रहे थे मुख्यतः कंडेंसर। कंडेंसर का मुख्य कार्य हो गया रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा को रिजेक्ट करना। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कंप्रेसर के प्रकार। अपना टॉपिक कौन सा है, कंडेंसर के प्रकार। कंडेंसर के प्रकार, टाइप ऑफ कंडेंसर। देखो कंडेंसर सामान्यतः आप कूलिंग मीडियम के आधार पर बोला जाए तो वहाँ पे होगा एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर और इवेपोरेटिव कंडेंसर। पहला एयर कूल्ड कंडेंसर, दूसरा इवेपोरेटिव वाटर कूल्ड कंडेंसर, तीसरा इवेपोरेटिव। अब देखो आपका कंडेंसर है,
कंडेंसर में कूलिंग मीडियम के रूम में आप क्या, जो आपकी हाई प्रेशर टेम्परेचर आ रही रेफ्रिजरेंट आ रही, उससे ऊष्मा निकालने के लिए या ग्रहण करने के लिए हवा का यूज करते हो तो वो एयर कूल्ड कहलाता है। यदि आप उस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर से ऊष्मा निकालने के लिए पानी का यूज करते हो तो वहाँ वो होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर। तीसरा है अपना इवेपोरेटिव कंडेंसर। यदि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट से ऊष्मा निकालने के लिए पानी और हवा दोनों का यूज करते हो तो उसको क्या कहते हो आप, इवेपोरेटिव कंडेंसर, जिन्हें अपन क्या अधिक गहराई से अध्ययन करेंगे। पहला आपका क्या कूलिंग मीडियम के रूम में पहला अपना कंडेंसर कौन सा था, एयर कूल्ड कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर, इस प्रकार के कंडेंसर में ऊष्मा का स्थानांतरण हवा द्वारा किया जाता है। यानी इस प्रकार के कंडेंसर में ऊष्मा का स्थानांतरण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हवा का। या कूलिंग मीडियम के रूम में किसका उपयोग करते हैं, हवा का। ये क्वेश्चन अभी आता है आपका, एयर कूल्ड कंडेंसर में कूलिंग मीडियम के रूम में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको क्या करना है, हवा। आगे देखो, एयर कंडेंसर का प्रयोग आमतौर पर छोटे व्यापारिक व घरेलू रेफ्रिजरेशन उपकरणों में किया जाता है। यानी इसका उपयोग सामान्य तौर पे घरेलू हुआ या व्यवसाय हुआ जहाँ पे प्रॉपर कंडेंसेशन हो जाए या प्रॉपर एयर सर्कुलेशन बना रहे, उस कंडीशन में इस प्रकार के कंडेंसर का उपयोग करेंगे। ये कंडेंसर प्राकृतिक हवा के द्वारा या पंखे के द्वारा भेजी गई हवा द्वारा रेफ्रिजरेंट वाष्प को ठंडा करते हैं। यानी इसमें हवा देखो, एक तो प्राकृतिक हवा यूज हो रही है और एक पंखे द्वारा यानी कृत्रिम हवा। यहाँ पे दो प्रकार की हवा यूज हो रही है, प्राकृतिक और कृत्रिम। यह कंडेंसर आमतौर पर वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पानी की कमी होती है। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगी, एयर कूल्ड कंडेंसर का यूज किया जाता है यानी पानी की कमी वाले क्षेत्रों में, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में। अब आता है एयर कूल्ड कंडेंसर की बनावट। वायु शीतली संघनित्र में रेफ्रिजरेंट को प्रवाहित करने के लिए तांबे एल्यूमिनियम इस्पात की बनी नलिकाएं होती है। यानी इसमें बनी क्या ट्यूब किस धातु की बनी होती है, तांबा हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है और इस्पात हो सकता है। एक साधारण वाष्पित्र में रेफ्रिजरेंट के लिए प्रयुक्त नलिकाओं की संख्या 2 से लेकर 8 तक होती है। इन नलिकाओं का बाह्य व्यास 6 से 18 mm तक होता है। यानी ये आ सकता है, एयर कूल्ड कंडेंसर में नलिकाओं की संख्या होती है 2 से 8 और उनका बाह्य व्यास होता है 6 से 18 mm। ऊष्मा स्थानांतरण के लिए आवश्यक क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, यानी इसमें हीट एक्सचेंज एरिया यानी ऊष्मा स्थानांतरण क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए इनके ऊपर क्या लगा देते हैं आप, फिन्स लगा देते हो। वो क्या कहते हैं, ऊष्मा स्थानांतरण एरिया बढ़ाती है, जिनकी मोटाई कितनी होती है 0.2 mm से 0.5 mm होती है, यानी बहुत ही कम। यानी ये क्वेश्चन भी आता है, ऊष्मा स्थानांतरण बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फिन्स का। दूसरा क्वेश्चन हो गया, फिन्स की मोटाई कितनी होती है 0.2 mm से 0.5 mm। पंखुड़ियों के माध्यम से कुछ खाली स्थान छोड़, यानी पंखुड़ियों के बीच में कुछ खाली स्थान छोड़ा जाता है जिससे कि हवा सर्कुलेट हो सके, ताकि संघनित्र पर धूल न जम सके। संघनित्र में प्रयुक्त सभी रेफ्रिजरेंटों यानी अमोनिया को छोड़कर सभी रेफ्रिजरेंट के लिए किसकी बनी ट्यूब का उपयोग किया जाता है, तांबे की बनी ट्यूबों का उपयोग किया जाता है। पर आपके अमोनिया रेफ्रिजरेंट के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, इस्पात से बनी ट्यूबों का उपयोग करते हैं। जबकि अमोनिया रेफ्रिजरेंट के लिए इस्पात की ट्यूब का उपयोग किया जाता है। ये हो गया आपका एयर कूल्ड कंडेंसर। इसका बाद में आता है एयर कूल्ड कंडेंसर के प्रकार। अब इसका डायग्राम भी देख लेते हैं एक बार अपन। देखो ये दिखा रखा आपको एयर कूल्ड कंडेंसर। इसमें देखो आपको कहा था इन ट्यूबों की संख्या कितनी होनी चाहिए, सामान्यतः 2 से 8 होनी चाहिए। जो आपको दिखा रही है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 दिखा रखी है। इन
ट्यूब का हीट एक्सचेंज एरिया बढ़ाने के लिए इनके ऊपर किसका उपयोग करते हैं अपन? सामान्य तौर पे फिन्स। देखो प्लेट फिन्स, यानी ये जो फिन्स लगी हुई है ये क्या कर रही है? यहाँ पे हीट एक्सचेंज एरिया बढ़ा रही है। पर इन ट्यूब के बीच में क्या करते हैं? कुछ रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। देखो यहाँ इसके रिस्ट के बीच में स्थान है, इसके रिस्ट के बीच में स्थान है। इन ट्यूब की मोटाई कितनी होती है? सामान्य तौर पे बताया भी था मैंने, कितनी होती है? 0.2 से 0.5 mm, यानी 0.2 से 0.5 mm इनकी मोटाई होती है फिन्स की। ये सामान्य आपका हो गया एयर कूल्ड कंडेंसर। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन एयर कूल्ड कंडेंसर के प्रकार। अब देखो वायु शीतली संघनित्र सामान्यतः क्या 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संवहन वायु शीतली संघनित्र, दूसरा था फोर्स संवहन वायु शीतली संघनित्र, यानी जिसमें प्राकृतिक हवा का उपयोग किया जाता है वह प्राकृतिक संवहन होता है, तथा जिसमें प्राकृतिक हवा का उपयोग न करके पंखा लगा लिया जाता है। जिसमें प्राकृतिक हवा के लिए का उपयोग न करके पंखे का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं कृत्रिम हवा। कृत्रिम हवा को वाले कंडेंसर का नाम होता है फोर्स संवहन वायु शीतली, यानी ये प्रकार के यांत्रिक हो गया। फोर्स यानी बल के साथ, हवा को बल के साथ भेजना क्या कहलाता है? फोर्स संवहन वायु शीतली संघनित्र।